गुड मॉर्निंग आई लव यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉकड्रिल सीरीज 19 जो कि आपकी यूपीटीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 541। इट begins with the journey of Lena Grove, a young pregnant white woman from Donis Mill, Alabama. The sound and the fury as I lay dying sanctuary light in August। किस नॉवेल की बात यहाँ पर हो रही है? इस नॉवेल की शुरुआत होती है लीना ग्रोव की जर्नी के साथ, जो कि एक यंग प्रेग्नेंट वाइट वुमेन रहती है डोनास मिल, अलाबामा से। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, लाइट इन अगस्त। एक्सप्लेनेशन देखिए। इस नॉवेल की जो सेटिंग रहती है वो रहती है टाइम ऑफ प्रोहिबिशन एंड जिम क्रो लॉ के दौरान। इस नॉवेल की शुरुआत होती है जर्नी ऑफ लीना ग्रोव के साथ। लीना ग्रोव एक यंग प्रेग्नेंट वाइट वुमेन रहती है डोनास मिल, अलाबामा से, जो खोज रही होती है अपने अनबॉर्न चाइल्ड के फादर को, यानी अपने पति को, लूकस वर्च को, जिसको जॉब से निकाल दिया गया है, जो जॉब कर रहा था डोनास मिल्स में। अब वो डोनास मिल से जॉब से निकाल दिया गया, वो फिर चला जाता है मिसिसिपी में। जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है लाइट इन अगस्त के, याद कर लीजिए, लीना ग्रोव, लूकस वर्च। क्वेश्चन नंबर 542। इट फोकस ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ थॉमस सुटपेन, a plantation owner in the American South। जो थॉमस सुटपेन है, इसके राइज एंड फॉल को दिखाया गया है, जो कि प्लांटेशन ओनर रहता है अमेरिकन साउथ में। किस नॉवेल की बात यहाँ पर हो रही है? लाइट इन अगस्त, एब्सेलम, द वाइल्ड पाम या द हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 542 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, एब्सेलम। एक्सप्लेनेशन देखिए। एब्सेलम एस्टलन ये साउथर्न गोथिक नॉवेल है विलियम फॉकनर की। फर्स्ट पब्लिश हुई है 1936 में, और उसकी सेटिंग रखी गई है अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान, उसके बाद की। एब्सेलम एंड इनके साथ द साउंड एंड फ्यूरी, इन दोनों नॉवेल ने हेल्प की है फॉकनर को नोबेल प्राइज़ जीतने में। नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1949 में। 2009 में अ पैनल ऑफ जजेस, जो जज का पैनल था, उन्होंने एब्सेलम को कहा है द बेस्ट साउथर्न नॉवेल ऑफ ऑल टाइम। एब्सेलम ये डिटेल्स बताई गई है राइज एंड फॉल ऑफ थॉमस सुटपेन की, जो वाइट मैन बॉर्न इनटू पॉवर्टी इन वेस्टर्न वर्जीनिया। The story is told entirely in flashback, narrated mostly by Quentin Compson to his roommate at Harvard College। और स्टोरी बताई जा रही है फ्लैशबैक के बारे में, और नरेट किया जा रहा है इसको क्वेंटिन कॉम्पसन के द्वारा, जो कि रूममेट थे हार्वर्ड कॉलेज में। सुटपेन ऑब्टेन्स 100 स्क्वायर मील्स ऑफ लैंड। जो सुटपेन है उसने प्राप्त की थी, खरीदा था एक 100 स्क्वायर मील्स ऑफ लैंड, एक लैंड का टुकड़ा लिया था 100 स्क्वायर मील्स। तो ये याद रखिएगा कितना लिया था, 100 स्क्वायर मील्स का, फ्रॉम अ लोकल नेटिव अमेरिकन ट्राइब से, जो लोकल अमेरिकन ट्राइब थे उन्हीं से लिया था। इमीडिएटली बिगिंस बिल्डिंग एन लार्ज प्लांटेशन कॉल्ड सुटपेन्स 100। और फिर उन्होंने तुरंत ही एक लार्ज प्लांटेशन बनाना शुरू कर दिया, जिसको उन्होंने कहा है सुटपेन्स 100। तो ये नाम याद रखिएगा, जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी उस बिल्डिंग का नाम था सुटपेन्स 100। बाद में इन्होंने शादी कर ली थी एक लोकल मर्चेंट मैरिज द मैन डॉटर एलन कोल्डफील्ड से। एलन कोल्डफील्ड से इन्होंने शादी की थी सुटपेन ने। सुटपेन्स के दो बच्चे थे, उसमें एक लड़का था, लड़के का नाम था हेनरी,
एंड एक डॉटर थी, डॉटर का नाम था जूडिथ। तो ये नाम है रखिएगा। सुटपेन कैरेक्टर आया है किसमें, और इनकी शादी हुई थी एलन कोल्डफील्ड में। तो याद याद रखिएगा सारी बातें। 100 स्क्वायर मील्स का लैंड लिया था और उसमें एक बिल्डिंग बनाई थी, उस बिल्डिंग का नाम था सुटपेंस 100। ये की पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 543, फॉकनर्स नॉवेल आर नॉट सेट इन हिज फिक्शनल योकना पटावा काउंटी। फॉकनर्स के कौन कौन सी नॉवेल है जिसकी सेटिंग उनके फिक्शनल काउंटी में नहीं हुई है, मतलब योकना पटावा में नहीं हुई है। जैसे आर के नारायण का फिक्शनल काउंटी है, मालगुड़ी थॉमस हार्डी का है बेसेक्स, ऐसे ही विलियम फॉकनर का है योकना पटावा। तो आपको बताना है कि फॉकनर के कौन कौन सी नावल है जिसकी सेटिंग योकना पटावा काउंटी में नहीं हुई है। सोल्जर्स पे, मॉस्किटोज, पाइलन, अफेवल या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 543 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। जो इनके नॉवेल्स है सोल्जर्स पे, मॉस्किटोज, पाइलन, अफेवल, इसकी सेटिंग योकना पटावा काउंटी में नहीं रखी गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 544 इज द फर्स्ट नॉवेल इन विलियम फॉकनर्स स्नोप्स ट्रायलॉजी। विलियम फॉकनर की स्नोप ट्रायलॉजी आई थी, उसका आपको बताना है फर्स्ट नॉवेल कौन सा था। द हैमलेट, द टाउन, द मैंसन या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द हैमलेट। द हैमलेट इज द फर्स्ट नॉवेल इन विलियम फॉकनर्स स्नोप ट्रायलॉजी। द हैमलेट ये फर्स्ट नॉवेल था विलियम फॉकनर का, पब्लिश हुआ था 1940 में। ये बताता है स्नोप्स फैमिली ऑफ मिसिसिपी के बारे में। ओरिजिनली a standalone novel, it was later followed by The Town 1957, The Mansion 1959, फॉर्मिंग द स्नोप ट्रायलॉजी। तो स्नोप ट्रायलॉजी में 3 नॉवेल थे। द हैमलेट पहला था, दूसरा द टाउन 1957 में आया था और तीसरा द मैंसन 1959 में आया था। द नॉवेल फॉलो द एक्सप्लोर्स ऑफ द स्नोप फैमिली beginning with Abe Snopes, who is introduced more fully in Faulkner's The Unvanquished. In the beginning of the book, Abe, his wife, daughter, and son Flem settle down tenants farmers, beholden to the powerful Warner family. बुक 1 में फिल्म के बारे में बताया गया है, बुक 2 में यूला, एंड बुक 3 द लॉन्ग समर, बुक 4 द पीजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 545, गो डाउन मोसेस इज 1942 कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पीस ऑफ शॉर्ट फिक्शन बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर। 7, 6, 8 या 4। मतलब गो डाउन मोसेस 1942 में ये कलेक्शन था, कितने शॉर्ट पीसेस का कलेक्शन था आपको ये बताना है। 7, 6, 8 या 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 रिलेटेड पीसेस ऑफ शॉर्ट फिक्शन बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर। तो 7 शॉर्ट फिक्शन का ये कलेक्शन था, गो डाउन मोसेस 1942 में आया था। ये स्टोरी है, इसमें जो स्टोरी है वो फोकस करती है मैक कैसलिंग फैमिली को। तो मैक कैसलिंग फैमिली है उस पर फोकस करके ये स्टोरी बताई गई है। एक्सप्लोरिंग their history, lives of black, white and Indian inhabitants, Faulkner's fictional योकना पटावा काउंटी। तो ये नाम याद रखिएगा, फोकस ऑन मैक कैसलिन फैमिली। जो 7 शॉर्ट फिक्शन का ये कलेक्शन है, उसमें जो पहला शॉर्ट फिक्शन है वो है वॉज, दूसरा है द फायर एंड द हर्थ, तीसरा पेंटालून इन ब्लैक, द ओल्ड पीपल 4th है, 5th है द बियर, 6 है डेल्टा ऑटम, 7 है गो डाउन मोसेस। तो 7 शॉर्ट फिक्शन का ये कलेक्शन है। पहला है वॉज और लास्ट है गो डाउन मोसेस। पहला और लास्ट याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 546,
द नॉवल फोकस ऑन द लूकस ब्यूचैम्प, अ ब्लैक फार्मर अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग अ वाइट मैन। ये नॉवेल है फोकस करती है लूकस ब्यूचैम्प पर, जो कि ब्लैक फार्मर रहता है और उस पर आरोप लगा होता है मर्डरिंग का, एक वाइट मैन को मारने का आरोप लगा होता है इस पर। किस नॉवेल की बात हो रही है? लाइट इन अगस्त, एब्सलम एब्सलम, इंट्रूडर इन द डस्ट, द हैमलेट। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, इंट्रूडर इन द डस्ट। इंट्रूडर इन द डस्ट 1948 में आया था, क्राइम नॉवेल है, फॉकनर के द्वारा लिखा गया है। इसकी सेटिंग मिसिसिपी रखी गई है और इसकी स्टोरी घूमती है अफ्रीकन अमेरिकन फार्मर जिस पर आरोप लगाया गया मर्डरिंग का, सॉकेशियन मैन के मर्डरिंग का आरोप है अफ्रीकन अमेरिकन फार्मर पर। इसमें करेक्टर्स लूकस ब्यूचैम्प और उनकी वाइफ मोली फर्स्ट अपीयर्ड इन द फॉकनर कलेक्शन शॉर्ट फिक्शन गो डाउन मोसेस, मतलब गो डाउन मोसेस पर ये अपीयर हो चुके हैं लूकस ब्यूचैम्प। द स्टोरी बाई फॉकनर लूकस ब्यूचैम्प वर पब्लिश्ड इन 1999 में ये स्टोरी पब्लिश्ड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 547, द बुक टेक्स प्लेस इन फ्रांस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड स्टेचेस थ्रू द कोर्स ऑफ द वन वीक इन 1918। कार्पोरल स्टीफेन हु रिप्रेजेंट द इन रीइंकारनेशन ऑफ द जीसस, फेबल, एब्सलम एब्सलम, इंट्रूडर इन द डस्ट या द हैमलेट। ये बुक है हमको बता रही है फ्रांस में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था और इसको लिखने में 1 सप्ताह लग गया था 1918 में। कॉर्पोरा स्टीफन कैरेक्टर आता है जो रिप्रेजेंट करता है रीइंकारनेशन ऑफ जीसस को। अ फेबल, एब्सलम, इंट्रूडर इन द डस्ट या द हैमलेट, किस नॉवेल की बात हो रही है? जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको दे रहा हूँ यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आ फेबल। आ फेबल 1954 का नॉवेल है, फॉकनर के द्वारा लिखा गया है। ही स्पेंड मोर देन अ डिकेड एंड ट्रीमेंडस एफर्ट ऑन इट। इन्होंने 1 दशक से ज़्यादा इस पर काम किया, बहुत मेहनत की है इस नॉवेल पर। एस्पायर फॉर इट टू बी द बेस्ट वर्क ऑफ माई लाइफ एंड मे बी ऑफ माई टाइम। इट वन द पुलिट्जर प्राइज, नेशनल बुक अवार्ड, और इस बुक ने, इस नॉवेल ने जीता है पुलिट्जर प्राइज भी। इट कैन बी सीन एज अ प्रिकर्सर टू जोसेफ हिलर्स कैच 22, और इस नॉवेल को देखा जाता है एक प्रिकर्सर के रूप में। जोसेफ हिलर का नॉवेल है कैच 22, इसका प्रिकर्सर्स के रूप में आ फेबल को देखा जाता है। कैच 22 एक सटायरिकल वॉर नॉवेल है जोसेफ हेलर की, इनका डेब्यू नॉवेल है। ही बिगिन राइटिंग इट इन 1953 एंड नॉवेल वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1961। नॉवेल की शुरुआत 1953 में की थी और पब्लिश हुआ था 1961। तो ये नॉवेल प्रिकर्सर है जोसेफ हेलर्स की कैच 22 का, याद रखिएगा। इसको पुलिट्जर प्राइज मिला था और नेशनल बुक अवार्ड मिला था फॉर फिक्शन 1955 में ही। दोनों ही प्राइज 1955 में मिले थे आ फेबल को। Question 549. The trilogy also include The Hamlet, The Town, beginning with the murder of Jack Houston, and ending with the murder of Flem Snopes. किसकी बात हो रही है? हैमलेट की, टाउन की, मैंसन की, नन की। ये एक ट्रिलॉजी है जिसमें द हैमलेट इंक्लूड है, द टाउन इंक्लूड है। इसकी शुरुआत होती है जैक हॉस्टन के मर्डर के साथ और एंडिंग होती है फ्लेम स्नोप के मर्डर के साथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द मैंसन। द हैमलेट फर्स्ट नॉवेल है, सेकेंड है द टाउन और थर्ड है द मैंसन, स्नोप ट्रिलॉजी का। द मैंसन इज अ नॉवेल विलियम फॉकनर पब्लिश 1959। 3 पार्ट्स है, पहला पार्ट्स मिंग, दूसरा लिंडा और तीसरा फ्लेम।
3 नरेटर्स है, वो बताते हैं स्टोरी के बारे में। 3 नरेटर का नाम है गेविन स्टीवेंस, वीके रैटलिफ एंड चार्ल्स चिक मेलिसन। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 550, द बेस्ट सेलिंग नॉवेल वॉज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1963। द हेमलेट, गो डाउन, मोसेस, द मैंसन, द रिवर्स। एक इनको मिला था 1955 में पुलित्जर प्राइज फेबल के लिए। अब आपको बताना 1963 में किसके लिए मिला था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द रिवर्स के लिए मिला था 1963 में। द रिवर्स आ रिमिनिसेंस पब्लिश हुई थी 1962 में, लिखा गया था विलियम फॉकनर के द्वारा। बेस्ट सेलिंग नॉवेल है, अवार्डेड पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन है 1963। पिकारेस्क नॉवेल है एक। In the early 20th century, an 11-year-old boy named Lucius Priest, Lucius Priest इसमें आया है और कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 551, Faulkner's satire on the Philistine deceptions of the ruthless Southern who wealth and power in the chaotic civil war period can be referred as यूकनपटावा, स्नोपिसिज्म या ग्लोबल साउथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नोपिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 552, लाइन है आपको बताना है इंपॉर्टेंट लाइन किस वर्ग से ली गई है। एंड कम फॉर लव इज ऑफ द वैली, कम फॉर लव इज ऑफ द वैली, कम दाउ डाउन एंड फाइंड हिम द हैप्पी थ्रेशोल्ड, द प्रिंसेस, यूलाइसिस, लेडी ऑफ सैलॉड, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। टेनीसन की पोएम है। टेनीसन की किस पोएम से ये लाइन ली गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 553, द रेफरेंसेस ऑफ हिंगसे सिवाइला इसले डाउन्स अपीयर्स इन। ये जो रेफरेंसेस दिए हैं हिंगसे सिवाइला हिस्ले डाउन्स का, ये रेफरेंस आपको किस वर्क में मिलता है। क्रॉसिंग द वार में, डॉवर बीच में, यूलाइसिस में, थायरेसिस में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायरेसिस में। क्वेश्चन नंबर 554, मेमो ग्रांडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया। हेमिंगवे, विटमैन, फॉकनर या फ्रॉस्ट। मेमो ग्रांडा ड्यूरिंग द वॉर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया मेमो ग्रांडा ड्यूरिंग द वॉर। क्वेश्चन नंबर 555, द नॉक अबाउट सीन इन विलियम शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ द श्रीव, द मैरी वाइफ्स विंडसर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। नॉक अबाउट सीन्स आए हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले में। कौन कौन से प्ले में आया है। द टेमिंग ऑफ द श्रीव में आया है, मैरी वाइफ्स विंडसर में आया है। ये एग्जाम्पल किसका है। फार्स का है, कॉमेडी ह्यूमर्स का है, वल्गर कॉमेडी या नन। आपको यह याद रखना है कि नॉक अबाउट सीन किस प्ले में आए हैं। तो द टेमिंग ऑफ द श्रीव और मैरी वाइफ्स विंडसर में आया और ये एग्जाम्पल है फार्स का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्स। क्वेश्चन नंबर 556, द रॉक वॉज अ पीजेंट प्ले विद वर्ड्स, विटमैन, इलियट, हेमिंगवे, विलियम फॉकनर। द रॉक एक प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया। द रॉक एक पीजेंट प्ले है, टीएस इलियट ने लिखा है, उसको म्यूजिक दिया है मार्टिन शॉ ने। In a prefatory note, Eliot disclaimed full responsibility for the text, saying, I cannot consider myself the author of the play, but only the words which are painted here. T.S. Eliot कहते हैं, I cannot consider myself, मैं खुद को नहीं मानता हूँ एक ऑथर, इस प्ले का ऑथर नहीं मानता हूँ, परंतु ओनली ऑफ द वर्ड्स विच आर पेंटेड है, जो पेंट यहाँ पे पेंट किए वर्ड्स है वो मेरे हैं,
बाकी हम इसके ऑथर नहीं मानते हैं अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 557, पोएट्री एंड ड्रामा, किसका है ये वर्क? पोएट्री एंड ड्रामा पब्लिश हुआ है एटलांटिक मंथली 1951 में। विटमैन का है, टी.एस. इलियट का है, हेमिंग्वे का है, विलियम फॉकनर का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 558, द लाइन्स, आपको बताना है ये लाइन टी.एस. इलियट के किस पोएम से ली गई है। एंड द ज्यू स्क्वेट्स ऑन द विंडो सिल, द ऑनर ऑफ माई बिल्डिंग इज फाउंड इन सम एस्टिमिनेट ऑफ आर्टवर्क, Johnson, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, प्रिल्यूड्स, रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट। टी.एस. इलियट की सारी पोएम है, अब किस पोएम से ये लाइन ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉनसन की पोएम है ये। जॉनसन पोएम से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। जॉनसन ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, पब्लिश हुआ था 1920 में। क्वेश्चन नंबर 559, द 1950 ब्रॉडवे प्रोडक्शन ऑफ बाई टी.एस. इलियट वन द टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले, किसके लिए, किस वर्क के लिए टी.एस. इलियट ने जीता था टोनी अवार्ड? द रॉक, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी टी.एस. इलियट का प्ले है, 1949 में आया था एट द एडिनबर्ग फेस्टिवल में, एडिनबर्ग फेस्टिवल में आया था 1949 में। लेटर ऑन ब्रॉडवे इन 1950। फोकस करता है मैरिड कपल पर। कॉकटेल पार्टी फोकस करती है मैरिड कपल पर। मैरिड कपल का नाम होता है एडवर्ड एंड लाविनिया। अदर कैरेक्टर भी है जैसे एडवर्ड एंड लाविनिया, चैम्बरलेन, सीलिया, कोपेलस्टोन, सर हेनरी हरकोट, रेली, पीटर कोएल्पी। तो आपको यह याद रखना है कि कॉकटेल पार्टी टी.एस. इलियट का प्ले है, पोएम नहीं है, प्ले है टी.एस. इलियट का, और इसमें फोकस है मैरिड कपल पर जिसका नाम है एडवर्ड एंड लाविनिया। क्वेश्चन नंबर 560, पोएम हैवली इन्फ्लुएंस्ड टी.एस. इलियट रीडिंग ऑन दांते एलिगरी एंड मेक्स रेफरेंसेस टू द बाइबल एंड अदर लिटरेरी वर्क्स, किसकी बात हो रही है? द लव सॉन्ग, जे अल्फ्रेड प्रूफरोक, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, प्रिल्यूड्स, रैप्सोडी ऑन द विंडी नाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक। इस पोएम में रेफरेंस मिलता है आपको विलियम शेक्सपियर के प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, एंड पोएट्री 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोएट एंड्रू मार्वेल का भी। तो ये रेफरेंसेस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 561, द प्रोवाइडेड कोटेशन, thou hast committed fornication but that was in another country and besides the wench is dead, indicated a famous epigraph particularly used in T.S. Eliot poem. Love song, J. Alfred Prufrock, portrait of lady, preludes, rhapsody on a windy night. ये फेमस एपिग्राफ है, टी.एस. एलियट ने अपने किस पोएम के लिए यूज किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोएम टाइटल is widely seen to be derived from the novel of the same name by हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स का नॉवेल था इसी नाम से, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी से, यहीं से इन्होंने टाइटल लिया है अपनी पोएम का। टी.एस. एलियट ने टाइटल लिया है, हेनरी जेम्स का नॉवेल था पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, यहीं से इनका टाइटल लिया अपनी पोएम का टाइटल। और ये पोएम रिफर करती है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, अ पोएम बाई टी.एस. इलियट, वन ऑफ द टू मेन बोस्टन पोएम्स, जो दो मेन बोस्टन पोएम्स में से एक है।
एक तो पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी हो गई और दूसरी हो गई द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉ। पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी एक्सप्लोर थीम अपर क्लास सोसाइटी एंड फेल्ड फ्रेंडशिप। इसकी थीम है अपर क्लास सोसाइटी एंड फेल्ड फ्रेंडशिप। वाइल द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉ इसकी थीम है एंजाइटी ऑफ अ मॉडर्न मैन। Question number 562. Eliot considered including the poem as preface to the Westland. T.S. Eliot कंसीडर करते हैं वो वेस्टलैंड को प्रीफेस बनाना चाहते थे। T.S. Eliot किस पोएम को द वेस्टलैंड का प्रीफेस बनाना चाहते थे? जॉनसन पोएम को, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी को, प्रील्यूड्स को, रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट को। T.S. Eliot considered including the poem as a preface to the Westland. T.S. Eliot किस पोएम को द वेस्टलैंड का प्रीफेस बनाना चाहते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉनसन को प्रीफेस बनाना चाहते थे द वेस्टलैंड का। T.S. Eliot प्रीफेस बनाना चाहते थे वेस्टलैंड का जॉनसन पोएम को, परंतु इजरा पॉड ने मना कर दिया। जॉनसन पोएम का जो एपिग्राफ है वो एपिग्राफ लिया गया है विलियम शेक्सपियर का प्ले है मीजा फॉर मीजा से, जिसकी लाइन है दाउ हैज नॉर यूथ नॉर एज बट एज इट वर एंड आफ्टर डिनर स्लीप ड्रीमिंग ऑफ बोथ। ये एपिग्राफ है, जॉनसन पोएम का एपिग्राफ लिया गया है मीजा फॉर मीजा से। जॉनसन पोएम को प्रीफेस बनाना चाहते थे द वेस्टलैंड का, लेकिन इजरा पॉड ने मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 563। द लाइन बताना है किस पोएम्स की है। टेनेंट्स ऑफ द हाउस थॉट्स ऑफ अ ड्राई ब्रेन इन अ ड्राई सीजन। T.S. Eliot की पोएम है, किस पोएम से ये लाइन ली गई है? जॉनसन, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, प्रील्यूड्स, रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट। टेनेंट्स ऑफ द हाउस थॉट्स ऑफ अ ड्राई ब्रेन इन अ ड्राई सीजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 564। इट इज वन ऑफ द कॉटन पोएम्स अ मोड दैट इलियट had adopted from the mid 19th century French poet थियोफाइल गॉटियर। ये कॉटन पोएम्स में से एक है। किसकी बात हो रही है? जॉनसन की, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी की, प्रील्यूड्स की, विस्पर्स ऑफ इमॉर्टेलिटी की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्पर्स ऑफ इमॉर्टेलिटी। विस्पर्स ऑफ इमॉर्टेलिटी ये कॉटन पोएम्स में से एक है जिसको अडॉप्ट किया था थियोफिल गॉटियर से। T.S. Eliot की इस पोएम का जो टाइटल है विस्पर्स ऑफ इमॉर्टेलिटी, ये इशारा कर रहा है वर्ड्सवर्थ की पोएम है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 565। विलियम कार्लोस विलियम्स कंसीडर इट टू हैव अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन लिटरेचर, राइटिंग दैट it had set him back 20 years. Johnson, The Wasteland, The Hello Man, Journey of the Maggie. विलियम कार्लस विलियम्स ये मानते हैं कि इन्होंने निगेटिव T.S. Eliot की पोएम है, T.S. Eliot की किस पोएम ने निगेटिव इन्फ्लुएंस डाला था अमेरिकन लिटरेचर पर? अमेरिकन लिटरेचर पर बुरा प्रभाव डाला था T.S. Eliot की किस पोएम में? और उसके बारे में लिखा भी है It had set him back 20 years. जॉनसन पोएम की बात हो रही है, द वेस्टलैंड की, द हेलो मैन की, या जर्नी ऑफ द मैगी की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड के बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने अमेरिकन लिटरेचर पर बुरा प्रभाव डाला है। क्वेश्चन नंबर 566। द सेक्शन टाइटल कम्स फ्रॉम द Anglican burial service in the Book of Common Prayer. It opens with a description of spring. किसकी बात हो रही है? Burial of the Dead, Game of Chess, Fire Sermon, Death by Water. The Westland के ये सेक्शंस हैं, इसमें किस सेक्शन की बात हो रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द बरियल ऑफ द डेड की। इस सेक्शन में एक लव स्टोरी दिखाई गई है, ट्रिस्टन एंड आइसोलेट।
बुक्ड अ मेमोरी ऑफ द हाइसिंथ गर्ल। इस सीन में दिखाया गया है फॉर्चून टेलर को, मैडम सोसोस्ट्रिस को, इनके टैरेट कार्ड्स को दिखाया गया है। और इसका जो फाइनल पार्ट है द बरियल ऑफ द डेड, इसमें इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लंदन, लंदन शहर का डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है दांते की हेल की तरह। क्वेश्चन नंबर 567, दिस सेक्शन सेंटर्स अराउंड वुमेन एंड said action with the title are reference to the Jacobean play Women Beware Women। किस सेक्शन की बात हो रही है? बरील ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ गेम ऑफ चेस। गेम ऑफ चेस में दिखाया गया मार्क एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा को। इसमें एक करेक्टर आता है फिलोमेला, इसका रेफरेंस भी मिलता है गेम ऑफ चेस में ही। फिलोमेला का रेप कर दिया जाता है, उसके बाद में वो नाइटिंगेल में चेंज हो जाती है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन आता है गेम ऑफ चेस में। क्वेश्चन नंबर 568, दिस इज द शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ द पोएम डिस्क्राइबिंग द आफ्टरमैथ ऑफ द डाउनिंग ऑफ द फिनोसिसियन सेलर फिलेपस। द बेस्ट लाइन का सबसे शॉर्टेस्ट सेक्शन आपको बताना है कौन सा है? बरेल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेथ बाय वाटर सबसे छोटा सेक्शन है द वेस्टलैंड का। क्वेश्चन नंबर 569, द टू एपिग्राफ टू द पोएम मिस्टर कुड्स ही डेड एंड अ पेनी फॉर द ओल्ड गाई। किस पोएम का है ये दो एपिग्राफ? जॉनसन, द वेस्टलैंड, हेलोमैन, जर्नी ऑफ द मैगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द हेलोमैन। द हेलोमैन में दो एपिग्राफ आए हैं, एक आया है मिस्टर कुड्स ही डेड एंड दूसरा आया पेनी फॉर द ओल्ड गाई। और ये इशारा कर रहे हैं, ये दोनों एपिग्राफ इशारा कर रहे हैं जोसेफ के करेक्टर की तरफ, कुड्स एंड गाई फॉक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 570, इन चैप्टर डज अर्नोल्ड मेंशन हेब्रिज्म एंड ऑफ कल्चर एनार्की हेलेइज्म। आपको बताना है मैथ्यू अर्नोल्ड ने कल्चर एंड अनार्की में के किस चैप्टर में हेब्रेनिज्म और हेलेनिज्म को यूज़ किया है? चैप्टर 4, चैप्टर 2, ये एक्स बाई मिस्टेक आ गया, चैप्टर 2, चैप्टर 5 या चैप्टर 6? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैप्टर 4 में यूज़ किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने कल्चर एंड अनार्की में हेब्रेइज्म और हेलेनिज्म को। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।